मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा विषय है, वह है बल सदस्यों के कर्तव्य निर्वहन में किए जाने वाले कार्यों के लिए संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन टू द मेंबर्स ऑफ द आरपीएफ फॉर द एक्ट डन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। अक्सर देखा गया है कि जो बल सदस्य होते हैं, जो आरपीएफ के मेंबर ऑफ द फोर्स होते हैं, वो ड्यूटी डिस्चार्ज के दौरान, कर्तव्य निर्वहन के दौरान, उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना में जो अपनी कर्तव्य निर्वहन करते हैं, उसके दौरान जो है कई बार उनके विरुद्ध जो है दीवानी व फौजदारी यानी कि सिविल और क्रिमिनल केसेस अक्सर दर्ज होते रहते हैं। अदालतों में कार्रवाई उनके खिलाफ दायर कर दी जाती है। तो उनसे उनको क्या प्रोटेक्शन है, उनको उनसे क्या सुरक्षा है, आज ये हमारा विषय रहेगा। काफ़ी मित्रों ने भी सुझाव दिया था कि जो आरपीएफ एक्ट का सेक्शन 20 है, उसके बारे में जो है कुछ विचार विमर्श किए जाएं, ताकि जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी या कर्तव्य निर्वहन के दौरान जो होने वाले मुकदमों में, होने वाले प्रकरणों में किस तरह बचाव उसमें किया जा सके। मित्रों, ये मैं जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मेरे जो नए साथी हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जो आरपीएफ का गठन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरपीएफ था, उसका जो उद्देश्य था, वो जो वेरी पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, उसका गठन का जो मेन उद्देश्य था, वो रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो है उनका गठन किया गया था। तो जो आरपीएफ एक्ट 1957 है, उसका सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि आरपीएफ इज एन आर्म फोर्स ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज, यानी कि आर्म फोर्स जो है यूनियन है, जो है यानी कि भारत सरकार की, केंद्र सरकार की एक आर्म फोर्स है, एक फोर्स है जिसका गठन जो है रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया गया है। लेकिन 2003 में इसमें जो है आरपीएफ एक्ट में अमेंडमेंट करते हुए इसमें पैसेंजर एंड पैसेंजर एरिया को और जोड़ दिया गया, यानी कि रेलवे संपत्ति, पैसेंजर एंड पैसेंजर एरिया। अब जो उसका ड्यूटी है वो टू प्रोटेक्ट रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर एंड पैसेंजर एरिया हो गया। तो उसमें जो है उसकी जो कुछ ड्यूटियां थी, उसके जो कर्तव्य थे वो बढ़ गए, लेकिन उसके साथ अलग से जो है कोई पावर्स उनको नहीं दी गई। हालांकि ऑलरेडी उनके पास जो है आरपीएफ है वो एक अनूठी फोर्स है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये इसका जो संक्षिप्त में मैं बताना चाहूँगा कि अनूठी फोर्स है, जो कि सेक्शन जो 10 है आरपीएफ एक्ट का, उसके मुताबिक ये रेलवे सर्वेंट भी है, डीम टू बी रेलवे सर्वेंट फॉर द पर्पज ऑफ रेलवे एक्ट, यानी कि रेलवे एक्ट के लिए इनको रेलवे कर्मी, रेलवे कर्मचारी माना जाएगा। सेक्शन 10 जो है आरपीएफ का ये कहता है, उसमें केवल चैप्टर 6 है जिसमें वैगन्स और कैरेज के रख रखाव से, उसको छोड़कर बाकी पूरे रेलवे एक्ट के लिए इनको रेलवे सर्वेंट या रेलवे कर्मी या रेलवे कर्मचारी माना गया है। दूसरी बात है कि जो ये एक आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है, वो रेलवे कर्मी भी हैं, तथा जो आरपीएफ एक्ट और रेलवे एक्ट की जब जांच करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ये जो ऑल द पावर्स ऑफ एसएचओ, जो सभी एसएचओ को जो शक्तियां सीआरपीसी या बीएनएसएस में दी गई हैं, वो सारी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि पुलिसिंग पावर भी है। तो इस तरह ये आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है, रेल कर्मी है और पुलिस की पावर्स भी इनको दी गई है। जैसा किसी अन्य जो है पैरामिलिट्री फोर्स या किसी और फोर्स में ऐसा नहीं है। यहाँ इसको आर्म फोर्स ऑफ यूनियन बताया गया है, लेकिन मित्रों मैं बताना चाहूँगा आर्म फोर्स ऑफ यूनियन जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है, उसमें ये शामिल नहीं है। लेकिन ये इट इज जस्ट लाइक सीपीएमएफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह है, और ये आर्म फोर्स इसको भारत सरकार का माना गया है। तो इसके बाकी तो इनको जो अरेस्ट की पावर्स हैं, डिटेंशन की पावर्स हैं, बिना वारंट के सर्च की पावर्स हैं, तो पब्लिक डीलिंग भी इनकी अक्सर होती रहती है, क्योंकि ड्यूटी इनकी इस तरह की होती है। केसेस को जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो पब्लिक डीलिंग होती है प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, पैसेंजर एरिया में। तो अक्सर जो है इनके विरुद्ध जो है बल सदस्यों के विरुद्ध दीवानी और आपराधिक मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, जो कि इनके कर्तव्य निर्वहन में जो इनके द्वारा कृत किए गए थे, जो एक्ट, कमीशन और ओमिशन यानी कि जो कृत किए गए थे, उनके लिए इनके खिलाफ मुकदमे अक्सर दर्ज होते रहते हैं। तो उनमें इनको क्या प्रोटेक्शन है, क्या इनको सुरक्षा है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मित्रों, जो सेक्शन 20 है आरपीएफ एक्ट का, सेक्शन 20 जो है, इसके बारे में प्रोविजंस करता है, प्रावधान करता है। जो सेक्शन 20 है, सेक्शन 20 है आरपीएफ एक्ट का, वो ये कहता है कि बल सदस्यों के द्वारा जो कर्तव्य निर्वहन में जो भी कार्य किए जाएंगे, या अपने उच्च अधिकारियों के, अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के आदेश की पालना में जो कर्तव्य निर्वहन में, अपनी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में, अंडर द कलर ऑफ देयर ऑफिस जो कार्य किए जाएंगे, और उनके विरुद्ध कोई सूट यानी कि वाद या प्रोसीडिंग्स यानी कि कार्रवाई चलती है, तो उसमें वो ये प्लीड कर पाएंगे, ये बचाव ले पाएंगे, ये कह पाएंगे कि वो जो कृत्य इन्होंने किया था वो उन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन में किया था, अपने उच्च अधिकारियों के
आदेश से किया था। तो यदि वो ऐसा साबित कर पाएंगे, यदि कोई भी बलकर्मी जिसके विरुद्ध जो है बल सदस्य जिसके विरुद्ध की आपराधिक या दीवानी मुकदमा किसी अदालत में दायर किया गया है, उसके अंदर जो है वो उपस्थित हुआ है, उपस्थित होकर उससे पूछा जा रहा है कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो ऐसा प्लीड करेगा, ऐसा अभिकथन करेगा, ऐसी अपनी प्लीडिंग्स में, अपने जवाब में या उसमें लिखेगा कि जो उसका ये कृत्य था उसके कर्तव्य निर्वहन में था, उसके डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में था, उसके उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना में था। तो उसको वो साबित करने के लिए जो है वो अपने जो उसको उच्च अधिकारी को जो आदेश उन्होंने जारी किए थे उसको अगर वो साबित कर देता है कि ये आदेश थे, तो उसको उस बर्डन से, उस भार से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा, उसको मुक्त कर दिया जाएगा। यानी कि जो सिविल या फौजदारी कार्रवाई चल रही थी उसमें वो ये साबित कर पाया कि वो अपने कर्तव्य निर्वहन में कर रहा था, ये उसके ऑफिसर का आदेश है, तो इतना उसका जो साबित करते ही उसको उसमें से उन्मोचित कर दिया जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो मित्रों यहाँ ही मैं बताना चाहूँगा कि जो आदेश जो है उसमें यदि कोई त्रुटि है, यानी कि जैसे कि कोई एस्कॉर्टिंग में कोई स्टाफ गया दिल्ली से अम्बाला गया, तो दिल्ली से जो चलता है तो वहाँ जो आगे उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन है आरपीएफ का अम्बाला में, वहाँ मैसेज जाता है कि इन लोगों को ड्यूटी डिप्लॉय किया गया, ये लोग गुजरेंगे। अम्बाला में यदि ऐसी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो अम्बाला के जो सुपीरियर ऑफिसर हैं या इंचार्ज हैं जो या वो ऐसा प्रमाण पत्र देते हैं कि ये अपने कर्तव्य निर्वहन में यहाँ से ये उसने ड्यूटी की, तो उसको उन्मोचित कर दिया जाएगा। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि जो आदेश था इसमें कोई त्रुटि थी, या जिसने आदेश जारी किया या जिसने वो आदेश अदालत में पेश किया उसको उसका क्षेत्राधिकार नहीं था या उसमें कोई त्रुटि थी कि वो दिल्ली के द्वारा जारी किया जाना चाहिए था या वो अम्बाला के द्वारा जारी किया जाना था या जिसकी बल सदस्य की जहाँ पोस्टिंग है उस अधिकारी द्वारा जारी किया जाना था। यदि ऐसे अधिकार में कोई जुरिस्डिक्शनल या क्षेत्रीय अधिकारी कोई त्रुटि है तो उससे इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उस बल सदस्य को पूरा फायदा मिलेगा और उसको जो है उस कार्रवाई से सिविल, दीवानी या फौजदारी या क्रिमिनल उससे उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो मित्रों यहाँ मैं बताऊंगा कि जो सेक्शन 20 का सब क्लूज 1 है उसमें जो है सिविल और क्रिमिनल यानी कि दीवानी और आपराधिक शब्द यूज नहीं किया गया है। उसमें जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, जो प्रयोग किए गए हैं वो सूट एंड प्रोसीडिंग्स। तो सूट तो नेचुरली जो है दावा होता है जो दीवानी प्रवृत्ति का होता है, प्रोसीडिंग्स जो है वो क्रिमिनल भी हो सकती हैं बाकी भी हो सकती हैं। लेकिन जो आगे इसमें जो 20 में जो आगे वर्णन किया गया उससे स्पष्ट है कि ये जो प्रावधान है, ये जो बचाव है, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की प्रोसीडिंग्स में बल सदस्य को दिया गया है। तो मित्रों अब प्रश्न ये आता है कि वो आदेश को कैसे साबित करेगा। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि वो अपने आदेश को, अपने उच्च अधिकारी को आदेश को प्रस्तुत करेगा और वो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उसका। तो आदेश को साबित करने के लिए मैं यहाँ जो मित्रों बताना चाहूँगा कि आदेश एक तो जो है रोजनामचा एंट्री होती है। आप कहीं भी ड्यूटी पर जाते हैं, कहीं भी रवानगी करते हैं, कहीं भी एस्कॉर्टिंग में जाते हैं, तो आप जो रवानगी करते हैं और रोजनामचा यानी कि जो डेली डायरी होती है आपकी, उसमें आप अपनी डिपार्चर एंट्री करते हैं, रवानगी करते हैं, तो उसको आप जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। जहां पर आप ड्यूटी के लिए गए यानी कि दूसरे डिवीजन में गए, दूसरे क्षेत्र में गए, दूसरे आप इलाके में गए, तो वहां आप आमद करते हैं जाकर, यानी कि अराइवल आप एंट्री करते हैं। आप उसको पेश कर सकते हैं कि ये मैं इस ड्यूटी के लिए यहाँ पर आया था और ये ऐसे घटना हुई है। आप जो है अपना मूवमेंट ऑर्डर जो आपको दिया जाता है, कहीं भी आपको ड्यूटी पे भेजा जाता है तो आप जाते हैं तो पूरी कंपनी को या कुछ सदस्यों को इकट्ठा जाते हैं अलग अलग, तो उनको कोई ना कोई आदेश दिया जाता है जिसको फोर्स में अक्सर मूवमेंट ऑर्डर कहते हैं। तो आप मूवमेंट ऑर्डर अपना दे सकते हैं कि मैं इस तरह यहाँ पर ड्यूटी पे आया था, ये था। मान लो कई बार आपके पास डीडी एंट्री भी नहीं है, मूवमेंट ऑर्डर भी नहीं है आपके पास, और जो है और कोई आदेश नहीं है। कई बार आप जैसे रास्ते में होते हैं, आपको कंट्रोल मैसेज मिलता है, तो आप कंट्रोल मैसेज रजिस्टर से या कंट्रोल मैसेज के जो इंचार्ज है वहां से उसका एब्स्ट्रैक्ट लेकर, उसका संक्षेप कर लेकर उसको जो आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर ड्यूटी पे था, तो ऐसे ऐसे मुझे आदेश मिला था। तो इसके कई तरीके हैं। तो जिस तरह की आपकी जो नौयत ऑफ ड्यूटी है यानी कि नेचर ऑफ ड्यूटी है, उसी तरह के आपको आदेश मिलते हैं। तो वो उच्च अधिकारी का आदेश होना चाहिए। आप अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज के दौरान ऐसा कृत हुआ हो तो आपको जो है ये संरक्षण मिलेगा। तो आप इस तरह से जो दस्तावेज हैं, जो अभिलेख हैं, उनको आप ऐसा प्रस्तुत करेंगे और उसको सिद्ध कर देंगे तो आपको जो है उससे
उन्मोचित कर दिया जाएगा। इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि जो आदेश जारी करने वाला था या जो ऐसा पत्र देने वाला था या जो सर्टिफिकेट देने वाला था उसको ऐसा देने का क्षेत्राधिकार था या नहीं था, या दूसरे के द्वारा जारी किए जाना चाहिए था, तो उससे इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये साबित करना पर्याप्त होगा। मित्रों, यहाँ जो आरपीएफ एक्ट जो धारा 20 है, सेक्शन 20 है, उसका जो उपधारा 3 है, यानी कि उसका सब क्लूज है, 20 का सब क्लूज 3 है, उसके अंदर एक अलग से प्रावधान किया गया है। उसमें किया गया है कि यदि आप ये आरपीएफ एक्ट स्पेशल इनेक्टमेंट है, तो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोसीडिंग्स लिखी गई हैं, जो कानून लिखा गया है, उसकी सुप्रीमेसी होती है, वो अपने आप में महत्ता रखता है। लेकिन यदि इस कानून के रहते हुए किसी अन्य कानून में ऐसे प्रावधान है कि जो है मुकदमा चलाया जा सकता है दीवानी या फौजदारी, तो ऐसा चलाने के लिए अगर उस कानून में प्रावधान है, वो वरीयता रखते हैं और चलाया जाता है, तो उसमें एक बाध्यकारी जो शर्त जो है आरपीएफ एक्ट में लगाई गई है कि यदि ऐसा कोई मुकदमा चलाया जाएगा तो घटना जो घटित हुई है, कृत्य जो कारित हुआ है, एक्ट ऑमिशन कमीशन या जिसके लिए मुकदमा किया जा रहा है, तो उस मुकदमे की जो काज ऑफ एक्शन या जो हेतुवाद हेतु जो पैदा हुआ है, जो कारण पैदा हुआ है, उससे 3 महीने के अंदर अंदर वो दायर किया जा सकता है। यानी कि 3 महीने उसकी लिमिटेशन रख दी गई है। 3 महीने के बाद जो है उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसा आरपीएफ एक्ट की मंशा है। यदि और 3 महीने के भी अंदर अंदर किया जाएगा, उसमें एक शर्त और भी है कि 3 महीने में करने से पहले 1 माह का नोटिस जो है, जो संबंधित व्यक्ति है जिसके विरुद्ध जो है कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा है या जिसके विरुद्ध वाद या कार्रवाई जो है दायर की जा रही है, उसको सूचना दी जाएगी, 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा। उसके जो उच्च अधिकारी हैं, उसके जो सुपीरियर ऑफिसर हैं, उसको भी इस बात का नोटिस दिया जाएगा। तो यहाँ मित्रों 3 बातें आ गई। कर्तव्य निर्वहन में जो है होना चाहिए, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में होना चाहिए, उच्च अधिकारियों के आदेश से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कर्तव्य जो करते हुए जो कार्य हुआ है, जो कृत्य हुआ है, उससे संरक्षण दिया गया है। दूसरा, वो अपने ड्यूटी पर था, अपने कर्तव्य निर्वहन में था, उनको मैंने जैसे बताया वो इन दस्तावेजों से प्रूव करेगा, साबित करेगा, और वो साबित कर दिया तो उसको उस कार्रवाई से उन्मोचित कर दिया जाएगा, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तीसरा यह है कि यदि किसी अन्य कानून में इस तरह का प्रावधान है कि मुकदमा चलाया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है फौजदारी या दीवानी, तो उसको जो वाद हेतु या काज ऑफ एक्शन अराइज होगा, उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसको पेश किया जाएगा या कार्रवाई शुरू की जाएगी। और 3 महीने में भी पहले 1 महीने का नोटिस संबंधित जो बल सदस्य है उसको और उसके उच्च अधिकारी को दिया जाएगा। उसके बाद ही ये कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो सेक्शन 20 के अलावा, चूंकि वो मेंबर ऑफ द फोर्स भी है, वो रेल कर्मी भी है और वो पुलिस की पावर्स भी एक्सरसाइज करता है, तो अक्सर ऐसी जो है परिस्थितियाँ आती रहती हैं। तो इसमें जो प्रावधान है, ये जो कार्रवाई अदालत में आने के बाद के प्रावधान बताता है कि अदालत में जब आपके खिलाफ सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो आप अपना ये बचाव ले सकते हैं, अपनी प्लीडिंग्स में, अपने अभिवचनों में, अपने कथनों में ये बचाव ले सकते हैं, और ये आपने साबित किया तो प्रोसीडिंग्स आपके विरुद्ध डिस्चार्ज कर दी जाएगी। लेकिन मित्रों, इसके अलावा जो है, हम लोक सेवक हैं, बल सदस्य जो है पब्लिक सर्वेंट भी है, वो मेंबर ऑफ द फोर्स भी है, तो उसके इसके अलावा उसको जो है सीआरपीसी या जो बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हुई, उसमें इसके अलावा और भी प्रावधान है जहां उसको बचाव के, जहां उसको जो है प्रोटेक्शन के, उसको जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के दौरान किए गए कर्तव्यों से उसको जो है संरक्षण मिलता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो वो जो प्रावधान है मित्रों, जो पहले था 197 सीआरपीसी में था, जिसका अभी 218 बीएनएस यानी 218 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है। तो यहाँ मैं मित्रों को बताना चाहूंगा कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या जो राज्य कर्मचारी हैं, उनके जो है 197 में ये प्रोटेक्शन है कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान, ड्यूटी डिस्चार्ज के दौरान, यदि ऐसा कोई कृत्य होता है जो कि जिसके विरुद्ध लिए उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई अदालत में जो है चलाई जाती है, तो अदालत जो है उस बल सदस्य के विरुद्ध, उस लोक सेवक के विरुद्ध उसका संज्ञान, उसका कोग्निजेंस नहीं लेगी, जब तक कि उसके अंदर उसके कंट्रोलिंग ऑफिसर, उसके अपॉइंटिंग ऑफिसर, उसके भारत सरकार का जो नुमाइंदा है या भारत सरकार है, उसके द्वारा उसके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। तो मित्रों, अभियोजन स्वीकृति के बिना जो है उसके विरुद्ध जो है वो जो कार्रवाई है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, जो आपराधिक प्रक्रिया है, वो अदालत में नहीं चलाई जाती। तो ये प्रोसीडिंग्स जो है हमको अदालत में आने से पहले की जो है हमारी
कर्तव्य निर्वहन में हमारा बचाव करता है। जो सेक्शन 20 है वो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स यानी कि अदालत में लंबित कार्रवाई के दौरान हमारा बचाव करता है। 197 अदालत में मामला आने से पूर्व, 218 BNSS अदालत में आने से पूर्व अभियोजन स्वीकृति के बारे में जो है प्रावधान करता है कि अदालत में जाएगा तो अभियोजन स्वीकृति उसके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर से या उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या भारत सरकार है या राज्य सरकार जिसका वो कर्मचारी है, तो बल सदस्य तो नेचुरली केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, तो केंद्र सरकार से जो है अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी से ली जाती है। तो जब तक वो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन या अभियोजन स्वीकृति नहीं ली जाएगी, अदालत जो है उसके विरुद्ध प्रसंज्ञान नहीं लेगी। इसके अलावा मित्रों एक प्रावधान और भी है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हैं, जैसे कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान कोई अपराध हुआ, तो अपराध हुआ या ऐसा कृत्य है कि या जो व्यक्ति व्यथित है उसको लगता है कि उसके विरुद्ध जो अपराध किया गया है, क्राइम किया गया है, तो सीधे पुलिस के SHO के द्वारा या पुलिस के द्वारा जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है कि बलकर्मी द्वारा किया गया है या लोक सेवक द्वारा ऐसा कार्य किया गया है जो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज में था, तो उससे व्यथित होकर वो कोर्ट में व्यक्ति चले जाते हैं। तो कोर्ट में वो प्रोसीडिंग्स करते हैं या कोर्ट में इस्तिगासा लगाते हैं, कोर्ट में कंप्लेंट लगाते हैं। तो अब जो है जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें एक प्रावधान जोड़ दिया गया है जो कि लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें 175 सर्कुलर 4 की 175 की उपधारा 4 में ये प्रावधान कर दिया गया। किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, उसके विरुद्ध यदि कोई परिवाद पेश किया जाएगा तो परिवाद पर कोई आदेश करने से पहले या परिवाद में SHO को या संबंधित पुलिस थाने को जांच के लिए भेजने से पहले जो है संबंधित कर्मचारी को, संबंधित लोक सेवक को अदालत द्वारा सुना जाएगा। सुनने के बाद उसको जो सुपरवाइजर है जिसके अधीन वो काम कर रहा था उससे रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि भाई किन परिस्थितियों में ये हुआ, और उसके बाद जो परिवादी है जिसने जो कंप्लेंट लेकर कोर्ट में आया उसको सुना जाएगा, और उसके बाद ही मजिस्ट्रेट साहब जो है उसके बारे में रीजन्ड ऑर्डर यानी कि कारण युक्त आदेश पारित करेंगे। जो इससे पहले जो है जो लोक सेवकों को मिलने वाले संरक्षण में जो है ये बात मैं उल्लेख कर चुका हूँ, इसको फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि जो जब तक उसको नहीं सुनेंगे लोक सेवक को, लोक सेवक के सुपरवाइजर को और परिवादी को, उसके बाद ही कोई आदेश पारित किया जाएगा, जुडिशियल माइंड से आदेश पारित किया जाएगा, और जो है मैकेनिकल ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा, कारण युक्त रीजन्ड ऑर्डर उसमें पारित किया जाएगा। तो मित्रों इस तरह जो है बल सदस्य को, जो मेंबर ऑफ द फोर्स है, उसको 3 तरह का जो प्रोटेक्शन मिला। सेक्शन 20 में जो उसको प्रोटेक्शन मिला वो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट यानी कि अदालत में कार्रवाई के दौरान उसको जो प्रोटेक्शन मिला। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो दस्तावेज के द्वारा प्रस्तुत करेगा। अदालत में जाने से पूर्व जो है उसको 197 CRPC यानी कि 218 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसको प्रोटेक्शन मिला कि जो है उसको जो है जो भी उसका विरुद्ध जो कार्रवाई होगी उसके लिए उसको सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन या अभियोजन स्वीकृति उसके उच्चाधिकारी से, उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी से, उसकी सरकार से ली जाएगी, और उसके बाद ही अदालत उसमें प्रसंज्ञान लेगी, क्योंकि उसने वो अपने कर्तव्य निर्वहन में कार्य कर रहा था, वो अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में काम कर रहा था, वो अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस वो काम कर रहा था। तीसरा जो हमको मिला कि यदि कोई अदालत में परिवाद पत्र इस्तिगासा पेश किया जाता है तो उसमें बल सदस्य को या लोक सेवक को जो है सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उसके सुपरवाइजर से रिपोर्ट मंगाई जाएगी कि किन परिस्थितियों में जो है ये ऐसा जो अपराध हुआ और क्या उसकी ड्यूटी थी, किस तरह की उसकी नेचर थी, तो उन सबको सुनने के बाद ही ऐसा आदेश पारित किया जाएगा। तो मित्रों मैं समझता हूं कि ये जो प्रोटेक्शन है जो RPF के जो मेंबर ऑफ द फोर्स होने के नाते, बल सदस्य होने के नाते जो मिलता है, तो ये जो तिहरा प्रोटेक्शन हमको मिलता है, ये जो सेक्शन 20 का जो प्रोटेक्शन है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, ये अपने आप में अलग है। बाकी तो सभी जो जितने भी लोक सेवक हैं, जितने भी राज्य सरकारी हैं कर्मचारी हैं, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी, सबको उपलब्ध है, लेकिन RPF को अलग से सेक्शन 20 RPF एक्ट का जो है प्रावधानों का लाभ मिलता है, और जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रोविजन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। ऐसा काफ़ी बार हो भी चुका है अदालत में, जैसे कई बार जो है बिना रवानगी किए चले गए
आपने उसको मुलजिम को आरपीएफ या रेलवे एक्ट के लिए जो आपने उसको पकड़ लिया क्योंकि एकदम आपको खबर मिली, लेकिन बाद में जो है मुलजिम के द्वारा कहा जाता है कि मुझे मेरे साथ मारपीट की गई और आपके विरुद्ध भी जो है बल सदस्य के विरुद्ध भी जो है आपराधिक कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ऐसे में वो जो है अपने जो रोजनामचा है, मुकदमा दर्ज हुआ है, जो इंस्पेक्टर साहब हैं, इंचार्ज हैं, उनके जो आदेश हैं वो सब प्रस्तुत किए जाते हैं अदालत में कि ये जो कार्रवाई थी इस तरह की गई थी और जो है कर्तव्य निर्वहन में थी, उच्च अधिकारियों के आदेश से की गई थी और ये जो हमारी ड्यूटी डिस्चार्ज में आता है इस तरह के मुकदमे दर्ज करना और ये कार्रवाई करना और वो भी आप साबित किया तो आपके विरुद्ध जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी कार्रवाई है वो ड्रॉप कर दी जाएंगी, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आपको। ऐसे कई मामले भी हुए हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति कार लेकर जा रहा है, गेट बंद हो रहा है, उसने जो है कार को गेट बंद होने से पहले जो है रेलवे ट्रैक पर वो आ गई, दोनों तरफ से गेट बंद हो गया। अब चूंकि आप उसको किसी तरह रिमूव करेंगे, हटाएंगे तो पूरा ट्रैफिक आपका रुक जाता है, पूरा रेलवे ट्रैफिक रुक जाता है, रोड ट्रैफिक रुक जाता है। ऐसे में तो कई बार जो है ऐसा होता है कि जो उनके विरुद्ध जो है 153, 154 और इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उसके द्वारा भी जो व्यक्ति है जिसका जो व्हीकल फंस गया है, जिसके विरुद्ध 153, 154 या आपने जो कार्रवाई रेलवे की, तो वो भी कहता है कि मेरे साथ जो है धक्का मुक्की की, मारपीट की गई या मेरा जो है कार में से सामान चुरा लिया। तो इस तरह आप साबित करेंगे कि भाई इस तरह आप ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं तो आप उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और ऐसे कई मामले जो है प्रसंज्ञान में आए भी हैं, हुए हैं, जो अदालतों में चले, लेकिन बाद में जो है उसमें डिस्चार्ज कर दिया गया या बल सदस्य को या उन्मोचित कर दिया गया और उसमें उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि ये जो जानकारी है, जो त्रिस्तरीय आपको संरक्षण मिलता है, ये अपने आप में अनूठा संरक्षण है। क्योंकि अनूठी फोर्स है तो उसको अनूठा संरक्षण भी है। आज के लिए मैं समझता हूं कि जो प्रोटेक्शन के विषय में ये जानकारी का पर्याप्त है। मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, अवश्य कमेंट करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।